नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर एक बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया, इसके लिए अपने सीएम को थैंक्स कह देना। मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने गए थे। मौसम खराब था, इसलिए वो हवाई मार्ग से जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने सड़क मार्ग का चुनाव किया। सड़क मार्ग से जब वो जा रहे थे तो एक फ्लाईओवर पर, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी वजह से उन्हें 20 मिनट रुकना पड़ा। इसके बाद वो वहां से वापस लौट आए और फिरोजपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने ये सनसनीखेज बयान दे डाला। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितना हंगामा मचा होगा। चारों तरफ बीजेपी के नेता एकदम से टूट पड़े, पंजाब सरकार पर, कांग्रेस पर, मर्डरस अटेम्प्ट की बात करने लगे कि उन पर ये जानलेवा हमले की एक साजिश रची गई थी, वगैरह वगैरह। और इस तरह से एक पूरा माहौल खड़ा हो गया, मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई बड़ा हमला होने जा रहा था, जिससे वो बचकर वापस आ गए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कई बार चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं, कई बार झूठ बोलते हैं, और उन सब का मकसद एक राजनीतिक होता है, चुनावी मकसद होता है। तो एक चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री ने ये काम कर डाला है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां से इसलिए नहीं लौटे थे कि किसानों ने घेराव कर लिया था और वो आगे जाने में सक्षम नहीं थे, बल्कि इसलिए कि पूरा जो रैली का मैदान था वो खाली पड़ा था, कोई भीड़ ही नहीं जुटी थी। तो उन्होंने इस बहाने ये ठीकरा फोड़ दिया पंजाब सरकार पर, और बीजेपी के नेता उनके साथ टूट पड़े। और आप जानते ही हैं कि बात का पतंगड़ बन गया। बात का पतंगड़ बना, प्रधानमंत्री पर कोई हमले की कोई आशंका ही नहीं थी, लेकिन उन्हें इसे तूल देना था। इस बहाने राज्य सरकार पर हमला करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा कर डाला। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जैसे पद पर, जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बात करना शोभा देता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बात कह के उन किसानों पर आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, पंजाब के लोगों पर आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, और पंजाब सरकार पर यह गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि उनको मारने की उनकी एक साजिश रची जा रही थी? अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनकी जांच जो एजेंसियां हैं, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी, वो क्या कर रही थी, उसने क्या तैयारी की थी, और ये हमले की आशंका अगर कहीं थी तो क्या उसका कहीं कोई जिक्र हुआ था? ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस पूरे कांड में। हमारी जो सरकार है वो किस तरह से सोचती है, किस तरह से काम करती है, हमारे प्रधानमंत्री की राजनीति का एक चरित्र जो है वो इसमें से निकल कर आ रहा है। तो आज हम इन तमाम चीजों पर, इसके विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अनिल त्यागी जी, आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चंद्रा सुता डोगरा जी जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। तीन और महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हरजेश्वर जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश सिंह हैं और राजीव भास्कर जी हैं। आप सबका ताल्लुक जर्नलिज्म से भी है, और आप में से कुछ जर्नलिज्म की टीचिंग भी कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले अनिल त्यागी जी, प्रधानमंत्री के इस बयान को आपने कितनी गंभीरता से लिया है? क्या आपको लगता है कि वहां कुछ ऐसा था जो प्रधानमंत्री की जान के लिए खतरा बन सकता था? कोई किसानों ने कुछ ऐसा किया था, राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ था, कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें कुछ दम है? देखिए, ये इस पूरी बहस का आज जो मुद्दा है और जो आज पंजाब में हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ। अब इस देश को ये तय करना है कि, और प्रधानमंत्री को भी तय करना है और सब राजनीतिक दलों को तय करना है, चाहे वो कांग्रेस है, अमरिंदर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी है, सारे दलों को तय करना पड़ेगा। देश बड़ा है, चुनाव बड़ा, या चुनाव बड़ा। अगर देश बड़ा है तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर चुनाव बड़ा है तो ये जो घटना हुई है इसका कोई अंत नहीं होने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत गंभीर मसला है।
क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले से देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में देखिए, प्रधानमंत्री की रैली फिक्स थी, उनको जाना ही था। 42,000 करोड़ की सड़कों के का जो समर्पण करना था, एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था, वो सब वहां होना था। जब ये पता था, लेकिन ये भी साथ में पता था कि किसान सभा वहां आंदोलन करने वाली है, पठानकोट से अमृतसर का पूरा रास्ता बंद था। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि मैं नहीं आ पाया आपको एयरपोर्ट छोड़ने, इसका मुझे दुख है, क्योंकि मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति जो है संक्रमित हो गया कोरोना से, लेकिन मैं अपने किसानों पे गोली नहीं चलवा सकता। और प्रधानमंत्री को एक बात और समझनी पड़ेगी सबसे, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं, राजा हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश भारत है। जब वो एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी राज्य में भाषण देने जाते हैं या कुछ योजनाएं समर्पित करने जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं, वो भारत की तरफ से जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री को रोक सके या मार सके इस तरह के फंक्शंस में? और अगर कोई हत्याओं की योजनाएं बनाता है तो इस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन करके थोड़ी बनाता है। प्रदर्शन तो मूलभूत अधिकार है। और जब आपको पता था मौसम खराब है और जा नहीं सकते हैं और आपने रास्ता लिया, तो आपके सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? पंजाब के सुरक्षा कर्मियों पे भी ये सवाल है। पंजाब के सुरक्षा कर्मियों को जब ये पता था कि प्रधानमंत्री को आना है, तो रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। लेकिन उससे पहले 3-4 सवाल हैं कि आप एसपीजी के लोगों ने अल्टरनेट रूट क्यों नहीं तय किया, उन्होंने त्यागी लोकल जी, इंटेलिजेंस हम इस क्यों नहीं पर दी? आएंगे, उससे सिक्योरिटी के सवाल जी पर आएंगे, लेकिन मैं आपकी एक और छोटी सी प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को ऐसा बोलने की का कोई आधार है क्या? आप नहीं, जान रहे हैं ऐसा वहां की ऐसा कोई, परिस्थितियां। देखिए, ऐसा बोलने का कोई आधार नहीं है। प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी की है। मोदी जी को भी थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब आप एक राजनेता हैं और प्रधानमंत्री हैं, और जब आप इस तरह के अब जो वोलेटाइल स्टेट में जाते हैं, जो कि अभी आंदोलन खत्म हुआ है, 700 लोग मारे जा चुके हैं, लोग आंदोलित हैं, 6 मांगे की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 6 वायदे हमसे किए थे, उनकी वादा खिलाफी हुई है। जब आपको पता है, तो आपको इस तरह की मारने की कोई योजना करेगा और इस तरह का बयान देगा? ये तो बिल्कुल एक, मैं कहूँ, थोड़ा पीड़ाजनक भी है और दुखद भी है कि आपका एक देश का प्रधानमंत्री जो है, वो एक राज्य में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, तो वहां एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की भावनात्मक जो तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा गलत है। वो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए जीवन में। देश जो है बहुत बड़ा है, ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चन्नी भी जी आएंगे, सिद्धू भी आएंगे, सब जाएंगे आएंगे, लेकिन पंजाब बड़ा है, देश बड़ा है, इस देश के लोग बड़े हैं। कोई इस जी तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जी, चंद्रसुता जी, आप क्या सोचती हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया, हो सकता है उनकी खींच रही हो सकता है उनके अहंकार को चोट पहुंची हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस तरह का बयान देना, जिससे उस राज्य की पुलिस, उस राज्य के जो सरकार है, उस पर आक्षेप लगता हो, और वो आंदोलन करने वाले किसानों को भी ये लगता हो कि जैसे वो मारने की साजिश कर रहे हो प्रधानमंत्री की। ये और ये जो बीजेपी की तरफ से नड्डा चड्ढा की तरफ से भी जो बयान आए हैं, उनको भी जोड़कर देखें तो इसको कैसे आप लेती हैं? ऐसे है, जो आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री और बीजेपी इन जनरल को एक खींच है पंजाब के किसानों से, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको अपनी जो कानून है वो वापस लेना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी एक किस्म से। ऑल्सो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट बेस नहीं है, और बीजेपी को पिछले 3-4 चुनाव में जब पूरे देश में मोदी जी की लहर थी, तो पंजाब में उसकी विपरीत पंजाब चला है। ये भी एक खींच की वजह है। और इन परिस्थितियों में जब अभी तक किसान आंदोलन का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है, इतने सारे लोग मर गए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो कानून वापस लिए हैं तो उससे सब पंजाब के किसान खुश हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नजर भी आ रहा है, और गुस्सा बरकरार है अभी भी। इन हालात में जब प्रधानमंत्री आए हैं और इतना बड़ा उन्होंने सोचा कि मैं बहुत बड़े तोहफे लेके आऊंगा और बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस करूंगा, तो जो एक मैसेज इस पूरे एपिसोड से जाता है वो ये
आई थिंक पूरे देश में यही जाएगा कि पंजाब के लोगों को बीजेपी के प्रधानमंत्री से कुछ भी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट, ये एक ऐसे मानसिकता ऐसे नजर आ रही है। और ये भी एक मैसेज जाता है इस पूरे घटनाक्रम से कि पंजाब के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को वापस भेज दिया इस स्टेट से। दोबारा वो मुंह की खानी पड़ी और वो वापस चले गए, चाहे जो भी घटनाक्रम हुआ है। नाउ अगर हम सिक्योरिटी और उन चीजों को देखें तो चूक सर्टेनली जरूर हुई है, क्योंकि जो रास्ता जी चंद्रा जी, हम इस पर सिक्योरिटी पर बात करेंगे, अभी आते हैं इस पर। लेकिन पहले मैं बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। मैं समझता हूं कि ये एक तरह से अलगाववाद को हवा देने वाला बयान है कि आप एक राज्य को इस तरह से ब्रांड कर रहे हैं, किसानों को, सरकार को, वहां की पुलिस को। ये एक बहुत गंभीर बात है। प्रोफेसर अविनाश जी। एक छोटी सी मैं बात इसमें कह दूं, जो आप कह रहे हो अलगाववाद की बात, क्योंकि किसान आंदोलन में भी हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने किसानों को खालिस्तानी बताया गया था और टेररिस्ट और इस तरह की। तो यही एक दर्शाता है कि ये मानसिकता है बीजेपी के टॉप नेताओं में, जो कि यहाँ पर आके भी अगर इस तरह से, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि कोई ऐसा खतरे का ऐसा नजर नहीं आता कि कोई आक्रमण या कोई अटैक कर रहा था या कोई ऐसे साजिश निकली है या कुछ। ये तो सिर्फ एक आंदोलन था, छोटा सा प्रोटेस्ट था वहां पर जो हुआ है, और उसकी वजह से वो 20 मिनट के लिए जो काफिला वहां खड़ा हुआ है, दैट इज ऑल। लेकिन कोई ऐसा प्रूफ या कोई ऐसा कुछ भी नहीं निकला है जिससे ये कह सकते हैं कि भाई ये कोई साजिश थी प्रधानमंत्री को अटैक करने की। तो अगर ये ऐसे विच मीन्स कि बीजेपी के जो लीडरशिप है उन्होंने किसान आंदोलन के बाद भी कुछ सबक नहीं सीखे हैं, कि पंजाब को अभी भी उंगली उठाते हैं और कहते हैं ये खराब लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जान से मार सकते हैं, और इस तरह की अगर चीजें कहेंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बैलेंस्ड और बहुत सेंसिटिव लीडरशिप की निशानी नहीं है। जी प्रोफेसर अविनाश, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं जिंदा एयरपोर्ट पहुंच गया। जी मैं इस बयान से पहले थोड़ा सा कुछ आपको एक लाइटर वीन में कहना चाहता हूं। कसूर बादलों का है। अब ये प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे नहीं हैं, कसूर जो है वेदर का था, क्लाउड्स का है, और कसूर था सारी दुनिया को वेदर के बारे में मालूम था। अदर थिंग इज कि ये सब कुछ के किसान जो है वो रोकने वाले हैं। ऑल ओवर 3600 बसेस इनकी चली थी, करीब 1200 से 1300 बसेस रोकी हुई थी ऑन डिफरेंट टोल प्लाजा। ये सभी कुछ आपके पास था। इसके बीच में अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बच के पहुंच गया, तो मैं कहूंगा एक जो नंबर 1 लीडर है देश का, उसको ये शोभा नहीं देगा कि साहब हम एक पॉलिटिकल बयान दें और प्रधानमंत्री पॉलिटिकल रोटियां नहीं सेकेगा, ऐसा कुछ कह के सारी दुनिया में प्रधानमंत्री को या देश का जो भी लीडर होता है उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। यहाँ तो और बात थी, यहाँ काले झंडे नहीं, जिस पुल पे रोका गया प्यारे वाली गांव के बाहर ये इससे करीब 1.5 किलोमीटर दूर किसान थे। अगर कहा जाए ना कि उनके मोटर केट पे चढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं। उस समय रुक के अल्टरनेट रूट डिसाइड हुआ। अल्टरनेट रूट था, ये जा रहे थे बठिंडा अमृतसर, वहां से इन्होंने मोगा तलवंडी और फिरोजपुर हाईवे लेना था। उससे करीब करीब 9-10 किलोमीटर दूर थे। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज है कि साहब जिस समय अल्टरनेट रूट जैतो मंडी से या गुनियाना मंडी से बताया गया, उस समय तक प्राइम मिनिस्टर ने फैसला लिया कि हम वापस जाएंगे। लेकिन वापस जाने के बाद आप ये कहते हैं, और उसके बाद जो आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ, आप कोई भी खोल के देख लीजिए,
मैं कहूँगा सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री रुके या उनकी रैली रद्द हुई, उसका कारण बहुत सीधा है। 70,000 एक्सपेक्ट करते थे आपके पास उस समय, जिस समय आपके पास लास्ट रिपोर्ट आई 700 सीटें थी, बाकी खाली था। वेदर रिस्पॉन्सिबल है, किसानों को रोका गया था। अगर उसमें पुलिस ने मदद की है तो पुलिस जिम्मेवार है। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ कांग्रेस और चन्नी सरकार इसके लिए वो है, तो एसपीजी क्या कर रही थी, पीएमओ क्या कर रहा था। पीएमओ के पास हमेशा अल्टरनेट रूट रहते हैं और 3-3 दिन चाहे आपने हेलीकॉप्टर से जाना हो, जो बोला गया उस समय तक वेदर बेटर हो गया था, कहा गया कि हेलीकॉप्टर की प्रोविजन हो सकती है। ही डिसाइडेड टू कम बैक। और ये जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं, ये देने वाली स्टेटमेंट नहीं थी कि मैं बच के आ गया। अपने सीएम को कहिए, अपने सीएम को थैंक्स बोल दीजिएगा। ये आपको थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ। वोट फॉर चोट ये यूपी में भी हुआ, अब भी चल रहा है, पंजाब में भी, चाहे वो राजेवाल हो या दूसरे किसान यूनिट जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। वो क्या कह रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिनको हमने नुकसान करना है उनका नुकसान करेंगे, ताकि आप कुछ लोग जिन्होंने 750 लोग मरे या 800 लोग दिल्ली में मरे, उनकी तो किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं बच के आ गया। क्या उनके कैवलकेड के ऊपर कोई अटैक हुआ? क्या किसी ने कोई ईंट पत्थर मारा? क्या किसी ने, हाँ, पुलिस ने वहाँ जो मौजूद थे मौके पे, उन्होंने कहा कि माइल्ड लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उनके पास एक ही तरीका था। क्या वो गोलियां बरसा सकते थे? जो चन्नी ने कहा, मैं अपने किसानों पे इस समय गोलियां नहीं बरसा सकता। ये सब चीजें बहुत इकट्ठी है। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी बात नहीं होती। किसानों को कहा गया कि 1 महीने में आपके जितने पेंडिंग मसले हैं उनका हल हो जाएगा, चलो उसको 2 महीने कर लीजिए। अब मार्च 15 आपने बोल दिया, मंजूर है। लेकिन आज तक किसी ने पंजाब में बात की कि साहब ये लखा सिधाना कौन है? लखा सिधाना वॉज अ कल्प्रिट, एक्यूज है आज की डेट में भी। रेड फोर्ट वाला, लाल किले वाला जो एपिसोड हुआ 26 जनवरी में, उसमें सबसे आगे था। इसके साथ कौन था? दीप सिद्धू, जो मीडिया मैनेजर था या मैनेजर था सनी देओल का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिसकी फोटोग्राफ प्रधानमंत्री के साथ छपी हैं, अमित शाह साहब के साथ छपी हैं। वो आदमी खुले घूम रहे हैं। मैं सिर्फ लखा सिधाना की बात करता हूँ। प्लीज, पंजाब में हर रैली में वो अपनी रैलीज करता है, मेजर फंक्शंस में आता है। कोई भी अभी जो सरहंद में जोड़ मेला हुआ वो देखा गया था। थोड़ा सा ब्रीफली जी, उसमें बठिंडा की रैलीज में इसी तरह पंधेर और पन्नू वो हैं जिन्होंने ये प्लान किया था दिल्ली वाला। आज तक वो खुले घूम रहे हैं। आज भी हम पंजाब के किसानों के, एक लास्ट लाइन यही है कि साहब आपने पंजाब में आके जो कहते थे 42,000 करोड़ और 45,000 करोड़, वो जो है आप सब कुछ इलेक्शन के लिए क्यों रखे? और जो भी आपने बाहर से बीजेपी के, कांग्रेस या दूसरी पार्टीज के लोग हायर करके, उनको अगर आप सोचते हो पंजाब में जीत जाएंगे तो आप गलत हैं। जी हरजेश्वर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के इस बयान को पंजाब के लोग कैसे देख रहे होंगे, उसको किस तरह से ले रहे होंगे? मुकेश जी, इसमें जो वहाँ तक पंजाब का संबंध है, पंजाब में जब प्रधानमंत्री की जो रैली है, इसकी हाइप बहुत जो है वो पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा हाइप बन रही थी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक तरह से बीजेपी दोबारा जो है वो पंजाब में एक सीरियस प्लेयर के रूप में इमर्ज हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, कोई पैकेज देंगे
और कुछ कांग्रेस से और अन्य जो दल है उनके कोई इंपॉर्टेंट लीडर है, वो भी इस रैली में प्रधानमंत्री या बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं या कैप्टन साहब की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तरह से एक्सपेक्टेशन थी और बहुत सारे लोगों को यह था कि अगर पंजाब को कुछ मिलता है, चाहे वह कोई आर्थिक पैकेज है, चाहे कोई और सहूलत है, तो वो एक तरह से वो एक पंजाब के लिए अच्छा शगन होगा। सो एक तरह से टोटल नेगेटिव जो है वो प्रधानमंत्री की रैली के बारे में वो ऐसा व्यू नहीं था। नो डाउट जो किसान है, किसान जथेबंदियों, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हम इसको अपोज करेंगे, हम इसको रोकेंगे, और उन्होंने वो सारी जो सड़कें वो जाम कर दी। आज वेदर भी जो है वो खराब था, पर उस संदर्भ में जिस तरह की ये ओवर द स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दी है, जिस तरह की मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि जो लोग प्रधानमंत्री को या बीजेपी की सपोर्ट भी करना चाहते थे पंजाब में, उनको भी इससे निराशा हुई होगी। जी राजू जी, मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा अपनी राय रखें कि इस तरह का बयान आखिरकार प्रधानमंत्री ने दिया क्यों। एक पॉलिटिकल, अगर वो पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते थे, एक राजनीतिक बयान था, चुनावी बयान था, तो ये तो उन्हीं को डैमेज कर रहा है, उन्हीं की पार्टी को डैमेज करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप तो, आपके पास कुछ हुआ नहीं, कोई हमला नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कुछ नहीं, और उसके बावजूद आपने इस तरह का बयान दिया। तो ये तो जैसा अभी हरजेश्वर कह रहे थे, तो निगेटिव चला गया। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी खीज में, अपने अहंकार में, किसानों के प्रति अपने गुस्से में की वजह से अपना ही नुकसान कर लिया? मुकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की जो रैली थी उसके 4 दिन पहले मौसम विभाग ने बता दिया था कि आज बारिश होने की संभावना है। आज नहीं बल्कि कल के दिन 4 तारीख से 7 तारीख तक बारिश होने की संभावना है पंजाब में। उसके बावजूद आज रैली रखी गई। रैली में वाटरप्रूफ अरेंजमेंट कुछ भी नहीं था, और ये मान के चल रहे थे कि अगर वाटरप्रूफ अरेंजमेंट नहीं होगा तो इस रैली में बहुत लोग नहीं आ पाएंगे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह उस रैली को एड्रेस कर रहे थे, वो तकरीबन खाली कुर्सियों को ही एड्रेस कर रहे थे। और उससे पहले जब प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया कि हम वापस जाएंगे, इस डिसीजन लेते टाइम तकरीबन 20 मिनट के लिए उनको उस फ्लाईओवर में रुकना पड़ा, और 20 मिनट में ये डिसीजन हो गया। आप सब जानते हैं कि जब वीवीवीआईपी मूवमेंट होती है तो कई अल्टरनेटिव रूट होते हैं, और उसका सारा इंचार्ज एसपीजी लेती है। अगर एक रूट पे कोई डिस्टरबेंस है तो दूसरे रूट से वो गाड़ियां चली जाती है, जब खास करके वीवीआईपी मूवमेंट हो। रैली फेल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में रहते हुए व्यक्तियों को जब टीवी देख रहे थे, और तकरीबन सभी टीवी चैनल्स पे और जितने भी फोटोग्राफर्स वहां पे मौजूद थे, वो हमें फीड भेज रहे थे कि रैली में कुछ भी नहीं है और प्रधानमंत्री इसको एड्रेस करने वाले हैं। और अचानक ये खबर आती कि प्रधानमंत्री ने वापस जाने का फैसला किया। उस फैसले को लेने के लिए जो मजबूरी थी, तब तक तो हमें समझ आ रही थी। अब जहां तक प्रधानमंत्री का वो बयान कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट पाया, आप इस बयान का टाइमिंग नोट कीजिए। वो बयान तब आया जब प्रधानमंत्री दिल्ली वापस जा चुके थे। दूसरी बात, जिस सुरक्षा कर्मी को, जिस ऑफिशियल को ये उन्होंने कहा, उसका अभी तक कोई पता नहीं कि किसको कहा। ये बयान हमें प्राप्त हुआ उससे जो एएनआई एजेंसी है, और एएनआई एजेंसी के साथ बीजेपी के क्या संबंध है, ये मुकेश जी आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो प्रोमिनेंस एएनआई को मिलती है। अब ये अगर एएनआई को ये बयान मिला भी, तो क्या उस ऑफिशियल ने एएनआई को दिया या प्रधानमंत्री ने उस एएनआई को दिया? यानी उस बयान को एक प्लांट किया गया। और दूसरी बात, बीजेपी में अगर आप पंजाब में, क्योंकि मैं 20-21 साल से पंजाब में रह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई आधार पंजाब में अब रह गया। अकाली दल के साथ गठबंधन था, 23 सीटों पे लड़ती थी, मैक्सिमम 19 सीटें वो जीती थी एक बार, वो भी एक हवा में। उसके अलावा 1, 2, 3 या फिर एक बार 12, इसके अलावा वो कभी भी इससे ज्यादा सीटें नहीं जीती। और अगर अकाली दल की बात की जाए, तो अकाली दल ने भी आज सबसे पहले मांग की कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, राणा गुरमीत सिंह सोढी, उन दोनों ने सबसे पहले ये मांग की कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मुझे ये लग रहा है कि सारी कवायद इस बात के ऊपर निर्भर करती थी कि एक पंजाब में माहौल बनाया जाए
क्योंकि अभी फेवरेबल पोजीशन बीजेपी के लिए पंजाब में नहीं है। और दूसरा, आज अगर जिन किसान जत्थेबंदियों ने विरोध किया उसमें अभी अविनाश जी ने नाम लिया, सरबजीत पंधेर होना और पन्नू होना, ये वो दो जत्थेबंदी हैं जिनका नाम 26 जनवरी लास्ट ईयर उसमें जो अराजकता फैली थी उसमें प्रमुखता से इनका नाम था, और उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने 26 जनवरी को ये अराजकता फैलाई थी। और उनका ही आज शामिल होना, ये संयुक्त किसान मोर्चा का आज कोई विरोध नहीं था। आज विरोध था कुछ एक जत्थेबंदियों का, और वो जत्थेबंदियों में से जो अविनाश जी ने नाम लिया है, पंधेर और पन्नू, उन जत्थेबंदियों का नाम आया है जिनका नाम 26 जनवरी 2021 को भी बड़ी प्रमुखता से उस अराजकता को फैलाने के लिए आया था। यानी अगर आप इसको बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है उस साजिश की तरफ जा सकता है। जी, अनिल त्यागी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात राजीव जी ने कही कि ये प्री प्लान था। अमरिंदर सिंह यही सब कुछ करने की फिराक में वहां, अमरिंदर सिंह का भी गेम प्लान हो सकता है, अमरिंदर सिंह और अमित शाह का गेम प्लान हो सकता है। तो क्या ये आयोजित प्रदर्शन था और ये एक दिखावटी गुस्सा था और एक ये सनसनीखेज बयान इसीलिए दिया गया कि पंजाब को ऐसी लाइट में दिखाया जाए जहां अव्यवस्था है, जहां प्रधानमंत्री की जिंदगी को खतरा है, जहां प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित रास्ता नहीं है, तो वहां क्या होगा? क्या ये पूरा खेल ये है कि एक ऐसी स्थिति बनाई जाए, सरकार को बदनाम किया जाए और हो सके तो सरकार को बर्खास्त भी किया जाए? देखिए क्या है, राजीव जी ने जो, क्योंकि राजीव जी के पास फीडबैक ज्यादा है और जो हमारे पैदल रिपोर्टर हैं उनका फीडबैक है, अविनाश जी ने पूरा बयान किया, उससे ये निर्णय हम दर्शकों पे छोड़ना चाहिए हमको कि आयोजित है या नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जो जत्थेबंदियों ने 26 जनवरी को सारा काम किया वही आज प्रदर्शन कर रही थी, प्रधानमंत्री का बयान आया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की राजीव जी ने कि ये बयान आया किसके माध्यम से ये अभी तक किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ एजेंसी ने रिलीज किया है। और एएनआई की बात बिल्कुल ठीक है, राजीव जी ठीक कह रहे हैं, वो एम्बेडेड न्यूज एजेंसी है सरकार के साथ, सरकार के हर कार्यक्रम में रहती है, तो उनको ऐसा बयान रिलीज करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये सारी बात तो है ही है, क्योंकि चुनाव के लिए ये जो है ना हम सब कुछ करेंगे। अब मैं कई बार कह चुका हूं आपके प्रोग्राम में, ये बड़ी डिफरेंट पार्टी है, ये हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं, इनके लिए चुनाव में लगातार निरंतर जुटे रहना ही सबसे बड़ा काम है। लेकिन अनिल जी, ये राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं, और इस तरह के बयानों का आप समझ सकते हैं पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, बात करना अलग है, काम करना अलग है, दिखना अलग है, इनका सारा देखिए पंजाब में भी रायता हो गया। आप पंजाब को समझिए, मेरे बाकी सब विद्वान लोग बताएंगे, पंजाब में रायता हो गया। सिद्धू कह रहा है कि पहले चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करो, आज रंधावा जो है कांग्रेस में डेलीगेशन उन लोगों का लेकर के आ गए, आप अभी तक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे। अमरिंदर सिंह का गठबंधन होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने भी अमरिंदर सिंह को सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। चन्नी लगे हुए हैं, चन्नी जब तक लगे रहेंगे, चन्नी को जब तक ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री रहूंगा, तभी वो जुटे हुए नजर आएंगे। तो वहां इस दलदल में भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम इस दलदल में कमल खिला सकते हैं, और उस कमल खिलाने के लिए सब कुछ करेंगे। तो उस दलदल में जब तक गारा नहीं होगी राजनीति की, तब तक कमल कैसे खिलेगा? तो ये सारा जो काम है इस दलदल को कीचड़ बनाने का, पंजाब देखिए, पंजाब मतलब मैं क्या कहूं, अब पंजाब इतनी बढ़िया खूबसूरत स्टेट है, जब बुल्ले शाह हुए हों, जब बटालवी हुए हों, पंजाब की टेलीविजन और रेडियो ने ऐसी इमेज खराब कर दी है कि वहां सिर्फ शराब और मुर्गा ही खाया जाता है। ऐसा नहीं है, ये सूफिज्म की धरती है, एक बिल्कुल बहुत बेहतरीन धरती है। इसमें अगर ये ऐसी दलदल करेंगे
तो इसके बड़े गंभीर परिणाम होने वाले हैं। मैं आपको बता दूंगा मुकेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी को जो भी लोग सलाह दे रहे हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जो भी लोग सलाह दे रहे हैं कि पंजाब में दलदल कर दो, तो वहां ऐसी दलदल होगी जो कब्जे में नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पंजाब उस तरह की स्टेट नहीं है, ये समझ नहीं रहे हैं पंजाब को। पंजाब की स्थिति बहुत बिल्कुल विकट है, और पंजाब में जिस तरह की समृद्धि है, जिस तरह की खुशहाली है, वहां हो गया है। केजरीवाल के खिलाफ लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, आप हमको ये बताओ हमारे लिए रोजगार क्या करोगे, हमारे इनकम टैक्स माफ करोगे या नहीं करोगे। वहां एक रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है। तो आप समझिए वहां राजनीति का एक नया आयाम है, लेकिन आप इस राजनीति को धूमिल करेंगे, दूषित करेंगे, बदनाम करेंगे, ये अच्छे नतीजे नहीं लेकर के आएगा। जी चंद्रा जी, क्या ये किसान जो नाराज हैं इस कदर, एक तो राजीव ने बड़ा साफ कर दिया कि वो एसकेएम के लोग नहीं थे, संयुक्त किसान मोर्चे के लोग वो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि ये जो संगठन और जो जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहे थे वो बिल्कुल एक तरह से बीजेपी के अपने लोग हैं, बीजेपी के अपने प्रोटेज हैं जिनका इस्तेमाल वहां हो रहा था। अब ये इसके बहाने किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि किसान आंदोलनकारी तो शुरू से इसी तरह से अराजक रहे हैं, तोड़फोड़ हिंसा करने वाले रहे, हालांकि पूरे आंदोलन में कहीं उस तरह की गतिविधि उनकी तरफ से हुई नहीं है। तो ये किसानों को के मांग मानने के बाद एक बार फिर से किसानों को नाराज कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से बहुत क्लियरली ये दर्शाया हमें देखने को मिलता है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो पंजाब को अभी भी नहीं समझ पाए हैं। किसान आंदोलन में भी उन्होंने मात खाई है, उसके बाद अब वो फिर इस तरह के जैसे त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब बाकी स्टेट्स की तरह नहीं है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हिंदू, सिख, सबकी सोच एक ही टाइप की सोच है। ऐसे नहीं है कि हिंदुओं की सोच अलग है, और क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है दोनों कम्युनिटीज का। और पंजाब हमेशा अगेंस्ट द टाइड चलता है, काफी हद तक। अब जो भारतीय जनता पार्टी की हम राजनीति अगर देखें, पंजाब में हमेशा जूनियर पार्टनर रहे हैं अकाली दल के साथ, और इवन अकाली दल से टूटने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी थ्रू आरएसएस पंजाब में रूरल एरियाज में दखल घुसने की बहुत मजबूत कोशिशें उनकी चल रही थी। ये 2014, 15, 16 जब ये गांव में इन्होंने अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू कर दी, तो उससे अकाली दल को सबसे ज्यादा नाराजगी हुई, क्योंकि वो जो उनका इलाका रहा है हमेशा कि अकाली दल गांव की वोट लेके आते हैं और भाजपा शहरों की वोट लेके आता था, और इसलिए इनका गठबंधन कामयाब होता। लेकिन द वेरी फैक्ट कि आरएसएस के थ्रू वो गांवों में जाना शुरू कर दिए थे, घर वापसियां कोशिश की थी थोड़ी बहुत जगहों में, इससे ये दर्शाता था कि भाजपा की बहुत बड़ी एम्बिशंस हैं पंजाब में, और वो ही करना चाहते हैं पंजाब में, अकेले राज करना चाहते हैं। जैसे आज हरियाणा में भाजपा अपने दम पे, मतलब इट इज अ सीनियर पार्टनर, बट पहले भी उन्होंने खुद चुनाव जीता था, जबकि भाजपा हरियाणा में भी हमेशा पहले जूनियर पार्टनर रही है लोकदल के साथ। लोकदल सीनियर पार्टनर रही है, ज्यादा सीटें उनके पास आती हैं, और भाजपा एक छोटा सा हिस्सा होता था कैबिनेट में। सेम चीज पंजाब में होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम पंजाब में भी अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि पंजाब हरियाणा नहीं है, और पंजाब यूपी भी नहीं है, हिमाचल भी नहीं है, पंजाब है। वो बिल्कुल अलग टाइप की सोच है वहां के लोगों की। आई विल नॉट से कि राजनीति अलग है, लेकिन सोच एकदम अलग है। लेकिन अगर वो एक मिनट चंद्रा जी, कोई भी पार्टी चाहती तो है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अपनी सरकार बनाने की कोशिश तो वो करेगी, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश में अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे? तो मैं वही कह रही हूँ कि जो ये कोशिश है, ये कोशिश यही बताती है कि इस तरह के जैसे बयान
इररिस्पॉन्सिबल बयान जो प्रधानमंत्री ने दिए हैं, इससे यही दर्शाता है कि अभी भी पंजाब को नहीं समझ पाए हैं। और अगर आगे जाके हम देखते हैं कि इस तरह की जो ये राजनीति है उसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, तो और दंगा होगा, फसाद होगा पंजाब में, एंड इट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी एक बुरे दौर से निकल चुका है। सिर्फ इसमें एक मुझे सिल्वर लाइनिंग जो ये नजर आती है कि पंजाब के लोग टेररिज्म की तरफ या खालिस्तान की तरफ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं। वो उस बुरे दौर से उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है, और अगर कोई भी उनको उस तरफ खींचने की कोशिश करता है तो वो वहां नहीं जाएंगे अभी। ये एक सिल्वर लाइनिंग है जिससे, लेकिन गरम खून पंजाबियों का हमेशा, दे आर रेडी फॉर अ गुड फाइट। सो इफ वी फाइंड दैट मोदी जी एंड द भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप उनको छेड़ती है या अननेसेसरली उनके ऊपर ताने लगाती है, तो यस, पंजाब की जनता बहुत नाराज होगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो जो भी थोड़ा बहुत पंजाब भाजपा का जो बन रहा था पंजाब में थ्रू कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुझे लगता है वो बिल्कुल खत्म। और आज के उसके बाद तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपना सिर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, जो थोड़ा बहुत होना था, हमारी वोटें आनी थी, वो भी खत्म है इस वक्त। जी अविनाश जी, मुझे लगता है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स चन्नी का व्यवहार देखें, चन्नी का स्टेटमेंट देखें, चन्नी ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, तो काफी मैच्योर स्टेट्समैन लाइक रिएक्शन है उसका, उनका बिल्कुल संतुलित, संयमित। उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, बल्कि रिग्रेट भी जाहिर कर दिया उन्होंने, और बाकायदा पूरे कारण बताए हैं, और ये भी कह दिया कि हम किसानों पर गोलियां नहीं चलवा सकते। तो एक कंट्रास्ट हमको देखने को मिल रहा है कि जब इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है जिस पर, वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्या चन्नी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार कर रहे हैं इस घटना में? अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब, जब चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो हमें एक चीज बड़ी क्लियर मालूम थी कि साहब कोई एक आपने नाइट वॉचमैन ले आए हैं, या एक स्टैंड इन, बिल्कुल जिसको कहते हैं भाई कोई नूरा खिलाड़ी आ गया। पिछले 2.5-3 महीने में जो उसने, चाहे वो वायदा लाल कहें, जो मर्जी कहें, उसने अपनी साख को ऊपर किया है। लोगों के पास वो पहुंचा है पहले दिन से। एक एक दिन में ही हैज कवर्ड, मैं एक दिन अमृतसर में था जब ये बने थे। इन वन डे ही कवर्ड 2 MPs and he went to the residence of 5 MLAs। ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की बात है। और उसी शाम वो वाया जलंधर और वाया पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी होके दिल्ली पहुंच गए। अगले दिन, तीसरे दिन, फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग गोल्डन टेम्पल में आते हैं। देखा कि अभी बाहर निकल के जलियांवाला बाग अभी नहीं खुला है। ही गोज टू अ न्यू प्लेस, राम तीरथ टेम्पल प्लस दुर्गाना मंदिर। ये सारा कुछ जो था, एक चीज दिखाई कि वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है। फिर ही वॉज चैलेंजिंग आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल। अगर कोई 4 बयान देते थे तो उनके जवाब में उनके पास 6-7 था। इसके साथ साथ मुकेश सर, मैं ना 1-2 चीजें, चंद्रसुता हैज बीन अ कुलीग फॉर मोर देन 30-35 years। मैं कहूँगा इन्होंने जो स्टीक बयान दिया ना कि आप पंजाब का जो आंकलन है ना, जब तक ठीक से नहीं लगाएंगे, पंजाबियों की जो फितरत है, यही अनिल त्यागी साहब ने कहा, जब तक फितरत नहीं समझेंगे आप पंजाब के दिल में अपनी जगह, पंजाबियों के दिल में। और एक्चुअल फैक्ट है, हमारी तो फैमिलीज हैं जिसमें आधे पगड़ी वाले हैं, आधे नॉन पगड़ी वाले हैं, सब फैमिलीज में मिलते हैं। और मंदिर गुरुद्वारा हमारे लिए हमेशा बराबर रहा है ये चीज। लेकिन एक पॉइंट है, शरारत। ये शरारत कहाँ से होती है? शरारत हमने शुरू किया कि ये लखा सिधाना और दीप सिद्धू और सतनाम पन्नू और पंधेर, ये सारा कुछ
भाई किसी दोस्त ने सरबजीत पंडेर बोल दिया था, हमारा सरबजीत जर्नलिस्ट है चंडीगढ़ का, वो नाराज हो जाएगा, तो उसको हमने देखना है। मैं पंडेर का अगर नाम रिकलेक्ट नहीं कर रहा तो मैं उसको सरबजीत नहीं बोलूंगा। ये सारी शरारत देखिए अब कहाँ होती है। निहंग्स आर नॉट विद एक्चुअल जो किसानों के साथ थे, लेकिन वो सॉलिडेरिटी में दिल्ली में बैठे थे। शरारत हुई, वहां जिस बंदे को मारा गया, मारने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की नहीं, हाँ एक पर्टिकुलर बुक है उनकी जिसको उन्होंने डेस्क्रेट करने की कोशिश की, सिमिलर चीजें, लेकिन उसकी अविनाश जी थोड़ा सा विषय से हट रहे हैं, मेरा प्रश्न ये था कि इस एपिसोड में जो चन्नी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या वो एक कंट्रास्ट जैसा नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री तो अपनी खींच में, अपने अहंकार में, अपनी चुनावी राजनीति में वो मर्यादा लांघ रहे हैं, और यहाँ चरणजीत अपने बयानों से एक मर्यादा दिखा रहे हैं उनको। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चीज बता दी है, विद ऑल odds against him, he is still calm, collected, calculated, and उसको सिर्फ एक दिक्कत है कि एक तरफ इस समय जो कांग्रेस में प्रॉब्लम है, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो चीज हमने अभी तक मेंशन नहीं की, सुनील जाखड़ पहले पीसीसीआई के चीफ थे, अब उनका वो ना तो सिद्धू के साथ हैं ना वो चन्नी के साथ हैं, उनको दिक्कत बहुत है कि मेरे को हटाया गया। आज उन्होंने चन्नी पर अटैक भी किया है। बिल्कुल किया, मैं इसीलिए उनका जिक्र करना चाह रहा था। तो बहुत सारे, प्रताप बाजवा को कभी समझ नहीं आया, वो पहले अपने कजन त्रिपत बाजवा और फैमिली इनके साथ कभी बना नहीं पाए, वो खिलाफ थे अमरिंदर के, आखिरी दिनों में अमरिंदर के साथ आ गए। अब उनका ब्रदर जो है, रियल ब्रदर जो है फतेहजंग बाजवा हैज गॉन टू बीजेपी। आज हालात ये हैं कि कादिया में कहीं मिसेस बाजवा, चरणजीत कौर बाजवा वर्सेस फतेहजंग बाजवा ना हो जाए। these are very interesting things। हर पार्टी को इस समय हम इसको अविनाश जी किसी दिन इस पर इम्पोर्टेंट है, किसी दिन हम इस पर अलग से बात करेंगे। ये जो इंटरेस्टिंग चीजें आप बता रहे हैं, ये इसको लाइन को कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। इसी पार्टी को इस समय ये नहीं लग रहा कि वो उबर के सामने आ रहे हैं। अकालियों पे अपनी दिक्कतें हैं। आम आदमी पार्टी किसी दिन बहुत स्ट्रांग लगती है, अगले दिन वो नीचे होते हैं। फ्लूइड सिचुएशन में हर कोई अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें चरणजीत सिंह चन्नी आज की डेट में बाकियों से थोड़ा आगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे राजीव जी? देखिए, जो चंद्रसूता जी ने कहा है अभी कि पंजाब की हालात को, पंजाब की कम्युनिटी, खास करके हिंदू सिख के कॉम्बिनेशन को समझने की आवश्यकता है। मैं बाहर का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में मेरी एजुकेशन हुई। 21 साल पहले पीटीआई के बिहाफ पे मैं पंजाब आया, और आज तक मैंने हिंदू और सिखों में डायरेक्ट टकराव कभी नहीं देखा। 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2017 में, इन चारों इलेक्शंस में एक वैक्यूम को जरूर महसूस किया कि लोग बदल चाहते हैं। 2002 में पंथिक पार्टी जिसको बोलते हैं, गुरचरण सिंह तोड़ा, वो एक बदल के रूप में आए थे, पर उसको नकार दिया गया क्योंकि वो हार्डकोर पंथिक पार्टी के रूप में आए थे। यानी हिंदुओं ने भी और सिखों ने भी उनको नकारा। और इस पूरी हिस्ट्री में चले जाओ, 1984 के अगर एक दशक का काला दौर की बात करते हैं, हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, उसमें भी कभी हिंदू और सिखों का डायरेक्ट क्लैश नहीं हुआ। 1984 के दंगे के बाद भी पंजाब में हिंदू सिख का कोई क्लैश नहीं हुआ। यानी ये इस बात को मतलब अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप बात करते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टी आज के दौर में किसी ना किसी तरीके से हिंदू वोट बैंक की तरफ या हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात करती है, पर उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे हैं।
अब ये नया एक्सपेरिमेंट आज हुआ है, जहां ये लगता है कि भी पोलराइजेशन की संभावना हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि हमारे देश के हिंदू प्रधानमंत्री के ऊपर सिखों ने या किसानों ने अटैक कर दिया, इससे एक पोलराइजेशन हो जाएगी। मुझे लगता है ये अटेम्प्ट भी बिल्कुल फेल होगा, और जी, इस अटेम्प्ट बड़ी से इंटरेस्टिंग बात की। ये बड़ी बीजेपी की इंटरेस्टिंग बात थी जो राजेश जी, ये पहलू हमसे छूट रहा था। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो पंजाब में कहा गया है वो केवल पंजाब का मामला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज देने का भी मामला है। एक हिंदू हृदय सम्राट पर किसी और कम्युनिटी के तरफ से हमले की बात कहना, इशारा करना उस तरफ, ठीक है उन्होंने कोई नाम तो लिया नहीं, इशारा करना, क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह के ध्रुवीकरण की बात है, हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की बात है? हरजेश्वर जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। मुकेश जी, बिल्कुल। अगर हम मोदी जी के ओवरऑल अगर देखें तो हमेशा वो अपने आप को एक कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेटिव शो करते हैं, और हिंदू हृदय सम्राट भी उनकी छवि का एक हिस्सा है। तो उसमें हमेशा, अगर आप पहले इलेक्शनों में भी देखें तो वो, चाहे उनकी टोटल डोमिनेंस है अपनी पार्टी के ऊपर, पर वो हमेशा अपने आप को एक ऐसा बेचारा के शो करने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर कांग्रेस या जो एलीट है हिंदुस्तान का, वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और वो एक तरह से अपने कॉमन नेस के कारण उसके ऊपर लगातार वो एक डिफेंस में रहते हैं। तो मुझे लगता है अपनी उसी जो एक पुरानी वो स्टाइल है, उसी को वो दोबारा यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी उन्होंने बहुत इलेक्शंस में किया है ये। अनिल जी, मैं चाहता हूं आप भी इस पर टिप्पणी करें। इसके जो नेशनल रेमिफिकेशन है, नेशनल डायमेंशन है इस बयान के, ये अभी तक हम पूरी पंजाब के मुतल्लिक इसके बात कर रहे थे, लेकिन इसको राष्ट्रीय परिदृश्य में कैसे देखा जाएगा? अनम्यूट कर लीजिए। पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसके मद्देनजर इस बात का संदेश कहीं और भी भेजने की कोशिश हो सकती है, लेकिन सब लोग भूल रहे हैं, जो मैं बाकी सब, हम अविनाश ने और राजीव ने, चंद्रशेखर डोगरा जी ने भी जो कहा, मैं भी कम से कम पंजाब को ऑलमोस्ट 20-25 साल तो हो ही गए हमको वहां, 30 साल। पंजाब में ये काम होने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप हिंदू ध्रुवीकरण पंजाब में कर ही नहीं सकते। जो आदमी भी अनिल जी, हिंदू अनिल जी, पंजाब पर हम बात कर चुके हैं। हम चाहते हैं इसका राष्ट्रीय परिदृश्य पर, आप चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं शेष भारत को? नहीं, शेष भारत को तो देखिए, इससे मैसेज तो इस पूरे देश में ये जाएगा कि एक राज्य ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री जा नहीं सकता, और वहां जो कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की, इसका संदेश बिल्कुल दूसरा है। उसके आधार टटोलने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां चुनाव करवाया जाए अपनी रहनुमाई में। एक तो नंबर 1 राष्ट्रीय संदेश ये है। दूसरा ये है, प्रधानमंत्री, क्योंकि बाकी 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसमें यह भी हो सकता है कि मैं हिंदुओं का प्रतिनिधि हूं, और देखिए कैसे मुझको एलिमिनेट करने की या मुझको मारने की साजिश लोग रचना शुरू कर दिए हैं। ये बात, मतलब आप समझिए, ये कई बार हो चुका है। लेकिन मैं इस बात को आपको बताता हूं, इसमें हमारी सुरक्षा जो एजेंसीज हैं उनकी गलती है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। नेपाल की यात्रा में जो मेरे पास खबर है, छपी भी नहीं कहीं, नेपाल की यात्रा में एक किसी व्यक्ति को मिलना था जो कि गुजराती था, नेपाल में सेटल्ड है, बिजनेस करता था। एसपीजी ने कहा कि हम बिना फ्रिस्किंग के नहीं मिलने देंगे। वो फ्रिस्किंग के बिना, मतलब फ्रिस्किंग करने के बाद मिला प्रधानमंत्री के बहुत कहने के बावजूद। लेकिन नतीजा क्या हुआ? अगले दिन जो एसपीजी चीफ को बदला गया। अगर आप देखें 26 जनवरी के दिन जब ओबामा आए थे, उस दिन बारिश हो रही थी। जो ओबामा की सुरक्षा के लोग थे उनके पास छाता था, हमारे प्रधानमंत्री की एसपीजी के पास छाता नहीं था। तीसरा एक कठिनाई और देखिए, अभी बनारस में जो फंक्शन हुआ जिसमें शिव मंदिर के यहाँ, अगर आपने देखा हो तो एसपीजी का जो वो पीछे शेडो बोलते हैं उसको, नंबर 1, ही इज अ शील्ड टू द प्राइम मिनिस्टर। एसपीजी के रूल के हिसाब से उस आदमी का काम सुरक्षा करना नहीं है प्रधानमंत्री की। उस आदमी का काम है प्रधानमंत्री पे हमला हो तो उसकी रक्षा करना। दैट इज द फर्स्ट इंस्टेंस। उस आदमी को फ्रेम से बाहर रखा, जबकि एसपीजी के उसमें ये लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि आप 1.5 फुट से ज्यादा वीवीआईपी से दूर नहीं रहेंगे। जब आप सुरक्षा घेरे को सब खुद ही डिक्टेट करना चाहते हैं,
तो एसपीजी के लिए भी पूरे देश की चेतावनी ये है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए है, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए नहीं है। वो एक राष्ट्र है, ये सोचना पड़ेगा एसपीजी को भी। जब आप 3-3 सेट गाड़ियों के ले जाते हैं, 2-2 सेट हेलीकॉप्टर के ले जाते हैं, 3-3 अल्टरनेट रूट बनाते हैं, तो पंजाब में 20 मिनट प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे और आप क्या कर रहे थे? आपको तो पता ही था कि किसान आंदोलन हो रहा है, आपको पता ही था मौसम खराब है, आपको पता ही था कि वहां पंजाब में कोई जो एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, वो आपके पक्ष में नहीं है। जब आप सब बातों को जानने के बावजूद एक घटना को राजनीतिक क्रम देंगे और ये कोशिश करेंगे कि पूरे देश में संदेश देने की, देखिए मैं दीनहीन हूं, सब मुझ पे हमला करना चाहते हैं, इसको कोई पचा नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं, ये पचेगा नहीं, क्योंकि राजीव ने जैसे बातें की हैं, ये बातें तो खुलेंगी, अभी अखबार में आएंगी। अविनाश ने जो कहा पन्नू और उसके बारे में, ये बातें सब अखबारों में आएंगी। आज की दुनिया में सिर्फ 30 सेकंड का काम बचा है व्हाट्सएप न्यूज फीड पे पहुंचने का, वो आ जाएगा, सर्कुलेट होगा। अब ये अपना ढिंडोरा खुद पीटते रहे, तो अब इसका तो कोई इलाज है नहीं हमारे पास। बिल्कुल, ये उनके पास एक पूरी मशीनरी है जो प्रोपेगेंडा की, और पूरा गोदी मीडिया है, उसके बल पर ये अपना नरेटिव शायद ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब गुजरात में थे महोदय, तो अक्सर उन पर हमले की साजिश पकड़ी जाती थी और ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा असुरक्षित नरेंद्र मोदी ही हैं, सब उन्हीं को मारने पर आमादा हैं। और ये या तो उनके अंदर गहरा असुरक्षा बोध है, या ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि मैं सबसे ज्यादा संवेदनशील हूँ, सेंसिटिव हूँ इस लिहाज से, इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूँ। अविनाश जी, आप कुछ कह रहे थे। मुकेश जी, एक बात मैं बता दूं आपको, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं जो एसपीजी एक्ट में लिखी हुई है, जिसको एसपीजी एक्ट के अनुसार जो एसएसपी इंचार्ज होता है लोकेशन का, उसके अंडर टोटल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। मतलब ही गाइड्स टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इज टू बी डन। इवन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एसएसपी कैन नॉट टेक एनी एक्शन। तो तब एसएसपी जो वहां लोकेशन पे थे, और एसपी के जो पीएम का कैवलकेड चलता है, उसमें एक एसएसपी चलता है साथ में, उस ही टेक्स द डिसीजन। तो 20 मिनट स्पॉट पे जो एसएसपी एसपीजी के थे, उनका डिसीजन क्या था, व्हाट ही वाज डूइंग, दैट इज द मेन क्वेश्चन। जी अविनाश जी, बहुत ब्रीफली अपने को अनम्यूट कर लीजिए। एक एरिया है जिसको हम थोड़ा सा टच नहीं कर पा रहे और जो आज के उसमें संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है, दी रोल ऑफ आरएसएस। इनको चंद्रसुता डोगरा जी ने टच किया, लेकिन ये मैं आरएसएस दूसरी कह रहा हूँ। मैं अपने गांव में जाता हूँ तो वो रोज मुझे आके एक ही बात कहते हैं, सब आपको राष्ट्रीय सिख संगत का प्रेसिडेंट बनाना है। ये सारा कुछ आप देखिए, राष्ट्रीय सिख संगत के थ्रू कानपुर में, लखनऊ में और गुरुद्वारा धुबड़ी साहब इन असम, इनको आपने धीरे धीरे जो पूरे असम का आरएसएस का राष्ट्रीय सिख संगत का प्रेसिडेंट है, उस आदमी की को कमान दे दी धुबड़ी साहब गुरुद्वारा की। और उस पे चार्ज पहले कैसे लगा, ही हैज सेंट बैड मैसेजेस टू फीमेल पीपल। कम से कम आज की डेट में वो बाहर है, लेकिन बहुत कंसर्टेड एफर्ट हो रही है। और दूसरी चीज आपने कहा, किसान खिलाफ दोबारा क्यों हुए। पिछले 4 दिन में तीन फार्मर्स जो लखीमपुर खेड़ी वाले हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, उन पे नए केस डाले हैं, सिर्फ इसलिए कि सब अजय मिश्रा को किसी तरह उससे निकालना है। और टैनी साहब को अभी भी आपने मिनिस्टर बनाया हुआ है, जबकि इनडायरेक्टली इन्होंने कहीं ना कहीं एक किया था कि धीरे धीरे उसको पर्च कर दिया जाएगा। पोलराइजेशन हुई है, जितने संत सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो रायपुर में था चाहे हरिद्वार में था, लेकिन पंजाब में आप अगर ऐसी कोशिश करोगे तो कामयाब नहीं होगी। जी राजीव जी। मुकेश जी, पंजाब में बीजेपी नो डाउट हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहती है, पर यह बात भी तय है कि पंजाब में इस टाइम अगर बीजेपी में ज्वाइनिंग की स्थिति को देखा जाए तो जितने टर्बन यानी जो पंजाबी में बोलते हैं उनको पग पहनने वाले बंदे, पगड़ी पहनने वाले बंदे, सिर्फ उनकी ज़्यादा एंट्री हो रही है।
अगर कोई हिंदू प्रोमिनेंट पर्सन बीजेपी को ज्वाइन करने की कोशिश भी करता है तो उनको क्यू में लगा दिया जाता है, क्योंकि टर्बन वाले हैं वो आगे आ जाए। यानी बीजेपी एक तरीके से ये मान के चल रही है कि हिंदुओं का तो पोलराइजेशन हम कर ही लेंगे, किसी ना किसी तरीके से सिखों को अपने साथ मिलाने की कोशिश हो। और जहां तक बात किसानों की है, तो किसानों के अंदर भी दो फाड़ संयुक्त किसान मोर्चा जो बॉर्डर पे लड़ाई जीत के आया था पंजाब में, अब डिवाइडेड नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें से जो मेन बलबीर सिंह राजेवाल है वो आम आदमी पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं इंक्लाइन नजर आ रहे थे। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बीजेपी की कोई ना कोई चाल हो सकती है कि किसानों को भी डिवाइड करके रखे। जी चंद्रसूता जी, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। इसके नेशनल इम्पैक्ट पर क्या आपको लगता है कि ये सारा खेल 5 राज्यों को नहीं, आने वाले चुनाव को भी प्रभावित करने का एक केंद्र है? कुछ दुश्मन खड़े करने हैं हमें, उनमें से एक दुश्मन पंजाब को भी बनाया जाएगा ताकि हिंदू पोलराइजेशन हो। जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा देश अब इस चीज की तरफ ध्यान सबका जाएगा, इंक्लूडिंग पंजाब, कि अब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पंजाब के लिए, पंजाब के बारे में क्या करेगी। और जो आज की चर्चा भी है, इवन अदरवाइज भी चर्चा चल रही है कि क्या वो इस एपिसोड को लेके यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है, क्योंकि ये तो साफ है कि चुनाव में तो भाजपा किसी भी हालत में जीत नहीं सकती पंजाब। और सिर्फ वो बैकडोर एंट्री किसी और तरह से अगर वो आके और यहाँ पर राज करे, वही एक संभावना नजर आती है। और बीजेपी के लिए जिस तरह से वो आरएसएस के थ्रू पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बनाए बेस यहाँ पर, जो बन नहीं पाया। और मैं एक छोटा सा जस्ट 1 मिनट आई वुड लाइक टू टेक टू टेल यू कि 2016 में जो आरएसएस के जिन बड़े एक अधिकारी थे, उनको टेररिस्ट ने मार दिया था। ब्रिगेडियर गगनेजा जो आरएसएस का उनको लेके गांवों में जो फैला रहे थे उनका प्रभार, और वो पूरा कैंपेन उन्होंने लीड किया था, उन्हीं को मार दिया। उसके बाद दोबारा आरएसएस अपना सिर नहीं उठा पाई है पंजाब में, लाख कोशिश करने के बावजूद। तो अब पूरे देश में शायद प्रधानमंत्री की जो एक लाइन उन्होंने कहा है, उससे वेल थोड़े दिन चर्चा जरूर होगी, लेकिन जो स्मृति ईरानी ने आज कहा है कि ये पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है, उन सब चीजों के ऊपर उंगली उठा के बहुत क्लियर ऐसे लग रहा है कि भाजपा कुछ ना कुछ तो करेगी पंजाब की। कुड बी प्रेसिडेंट्स रूल, कुछ और भी हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा कुछ हो तो पंजाब के लोग वो भी टॉलरेट नहीं करेंगे, एंड मुझे लगता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। तो अब पूरे देश की नजर जरूर रहेगी पंजाब के ऊपर। देखिए क्या है, पंजाब में इस पूरी बहस में यक्ष प्रश्न जो है ना, वो हम छोड़ दिए। यक्ष प्रश्न है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू का जब तक चरित्र पंजाब में डिसाइड नहीं होगा, तब तक जो रायता बाकी बचा हुआ है फैलने का, उसका पता नहीं चलेगा किस थाली में और किस कटोरी में नहीं जी, सिद्धू पर हम लोग कल परसों कभी बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे। लेकिन ये जो सवाल जो उठाया है, ये जो स्मृति ईरानी का बयान है, और आप सब भी कह रहे हैं कि कुछ स्थितियां इस तरह से बनाई जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाए। और हम सब जानते हैं कि मोदी जी की कोई श्रद्धा संविधान और इसमें नहीं है, लोकतंत्र में। वो कितनी सरकारें गिरा चुके हैं, खरीद चुके हैं, बनवा चुके हैं। तो पंजाब में भी किसी भी बहाने पे, छोटे से बहाने पे भी ये खेल कर दे सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, नैरेटिव बनाने का काम तो चालू हो गया है। फेसबुक, ट्विटर, तमाम तरह के सारे, आज मैंने आपके फोन के बाद सारे के सारे चला। लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रश्न आ ही गया, और उसमें इन्होंने कहा कि उन्होंने बयान दिया है मैडम ने, तो वो तो एक मुहिम का हिस्सा है। इनके यहाँ तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यूनिफाइड मैसेज चलता है, उसको रिपीट करने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये एक साथ एक घटना के बाद हर आदमी, चाहे वो जेपी नड्डा हो, स्मृति ईरानी हो, चाहे तोमर हो, चाहे बाकी सब लोग हो, वो क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर के पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में पैदा हो गई है।
ताकि लोगों का मानस बन सके। कल को राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आए तो हम राष्ट्रपति शासन लगा सकें। लेकिन गालिब का शायद शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हाँ, तो इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसके गंभीर परिणाम होंगे। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बहुत संक्षेप में। जैसे चंद्रशेखर डोगरा जी ने कहा है और त्यागी जी ने कहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद आज स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू हो चुकी है। पर मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये बीजेपी के लिए एक मिस एडवेंचर साबित होगा। जी, ये खतरनाक खेल है और इससे बीजेपी के हाथ जल सकते हैं और बीजेपी के भले ही कहीं लाभ हो जाए, लेकिन देश के लिए तो ये कतई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे राज्य को जो कि हमेशा संवेदनशील रहा है, वहां इस तरह की छेड़छाड़ हुई। शुरू इस प्रोग्राम की शुरुआत ही हमने की थी, इसका अंत भी शायद हमको ऐसे ही करना चाहिए। देश बड़ा है, चुनाव, देश के सामने भी समस्या है। अब ये सवाल ये है कि ये सवाल आप पूछ किससे रहे हैं? नहीं, देश की जनता से जवाब उसी तरह का मिलेगा आपको। हाँ, नहीं, देश की जनता को सोचना है, देश बड़ा है, चुनाव। हाँ, तो वो आप जवाब भी जानते हैं, अगर जिस जवाब भी आपको पता है, जिस तरह से कोरोना के उसमें रैलियां चलती रहती हैं, भव्य रैलियां, विराट रैलियां, और मोगाम्बो खुश होता रहता है, उस अंदाज में तो आप देश की चिंता करने वाले नेताओं की बात ही ना करें। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की इस गंभीर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।